Bismillahirrahmanirrahim. Last topic of the chapter, that is charging and discharging of a capacitor. Important topic है, चांस है इससे कि MCQs आ जाए. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए जो सर्किट चाहिए वो सर्किट का नाम क्या है? आरसी सीरीज सर्किट है. आरसी सीरीज सर्किट. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों के लिए जो सर्किट हम इस यूज करते हैं वो कौन सा है? आरसी सीरीज सर्किट है. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैपेसिटर का काम यह है कि अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर होगी बात? अब यहां पे जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है तो रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टर तो अपोजिशन ऑफ चार्ज के लिए हम यूज करते हैं. तो यहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में नहीं, दूसरा बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई रेजिस्टर इज यूज्ड इन अ कैपेसिटर. सो रेजिस्टर यूज्ड इन अ कैपेसिटर फॉर द स्टेबिलिटी. ये याद रखें, रेजिस्टर का इस्तेमाल जो यहां पे होता है ये क्यों होता है? ये स्टेबिलिटी के लिए हम यूज करें. रेजिस्टर इज यूज्ड for the stability. क्लियर होगी बात? अब यहां पे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर पे आ जाए. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बात गौर से सुने. यहां पे अगर मैं एक आरसी सर्किट ले लूं, ये रेजिस्टर है और ये है कैपेसिटर, और यहां पे मैं सोर्स कनेक्ट करूं, दैट इज एसी सोर्स प्लस माइनस. ये हो गया एसी सोर्स, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. और मैं यहां पे एक बटन लगाऊं, की लगाऊं. व्हेन की इज ओपन एट टाइम t is equal to 0, then charge stored by a capacitor is equal to 0. ठीक है? करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज 0, क्योंकि सर्किट क्या है? ये ओपन सर्किट है. इस टाइम रेजिस्टर भी क्या है? 0. कैपेसिटर में जो चार्ज है वो भी 0 है और करंट फ्लो जो है वो भी 0 है. क्लियर होगी बात? नाउ व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड the current flowing in a circuit is high. ये MCQs आ सकता है कि in charging of a capacitor initially the current is dash dash dash, high, low, intermediate, zero. ठीक है? या high, low, zero या infinity. ये 4 ऑप्शन हो सकता है. तो देखो गौर से सुने स्टेटमेंट की तरफ. initially in charging of a capacitor the current is, so charging of a capacitor में initially current क्या होगा? वो हाई होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये करंट डिक्रीज होगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. ठीक है? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर ये एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है. ये exponential process है. अब what is mean by exponential? gradually ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होता है. जिस तरह मिसाल के तौर पर आप लोग मोबाइल फोन रखते हो चार्ज पे, ठीक है? तो वो 1% से डायरेक्ट 100% तक नहीं जाता, वो 1%, 2%, 3%, 4% अप टू 100%. तो इसी तरह ये कैपेसिटर भी चार्ज होता है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ये चार्ज होता है. क्लियर होगी बात? तो इनिशियली एट टाइम t is equal to 0,
initially at time t is equal to 0 current is high, करंट क्या हुआ, हाई हो गया। जब करंट हाई है तो चार्ज स्टोर करना शुरू करेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस विल आल्सो नॉट इक्वल टू 0। आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा। व्हेन अ कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड, कितने टाइम में, टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिट, फिलहाल हमें पता नहीं है, तो करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। इस टाइम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम, क्यों ना, मतलब 100%। आर क्या होगा, ये होगा इंफिनिटी, आर क्या होगा, दैट इज इंफिनिटी, और करंट क्या है, 0, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब ये करंट कब 0 होगा, अगर आपको याद है तो मैंने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर में ये चीज बताया है कि जब यहां पे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, ये बराबर हो जाए सोर्स के वोल्टेज के, पोटेंशियल के, तो तब फर्दर चार्ज जो है मोशन नहीं करता, डिफ्यूजन स्टॉप होता है। तो उस टाइम रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंफिनिटी। क्यू क्या होगा, क्यू नॉट। आई क्या होगा, 0, कितने टाइम में, इंफिनिटी पर। क्लियर होगी बात। नाउ यहां पे जो इक्वेशन का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये कौन सा इक्वेशन है, दैट इज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। व्हाट इज Q, ये Q क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस टाइम, ये Q क्या है, सॉरी, इंस्टेंटेनियस चार्ज है। ये Q नॉट क्या है, ये है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। ये T क्या है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, और ये RC क्या है, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। और ये E क्या है, ये E है एक्सपोनेंशियल, एक कांस्टेंट वैल्यू है 2.718। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय RC। तो Q इंस्टेंटेनियस है, Q नॉट मैक्सिमम है, T इंस्टेंटेनियस टाइम है, RC टाइम कांस्टेंट है, और E क्या है, एक्सपोनेंशियल 2.718 इसका वैल्यू है। अब यहां पर देखें, व्हाट इज मीन बाय टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, द ड्यूरेशन इन विच अ कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्ज्ड, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इक्वल है RC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। T इज इक्वल टू RC, T इज इक्वल टू RC। थोड़ा सा इसका प्रूफ कराता हूं कि कैसे द प्रोडक्ट ऑफ ओहम एंड फैराड ये हमें सेकंड देता है। देखो आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R बराबर होगा V डिवाइडेड बाई आई। Q इज इक्वल टू CV, तो C बराबर होगा Q डिवाइडेड बाई V। तो यहां पर पुटिंग करें RC, R की जगह लगाए V डिवाइडेड बाई आई, और C की जगह पुट करें Q डिवाइडेड बाई V। ऊपर V नीचे V, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा। और आपको तो पता है Q इज इक्वल टू आई क्रॉस टी, तो यहां पे पुट करें आई क्रॉस टी डिवाइडेड बाई आई। आई और आई खत्म हो गया, यहां पे
इसने दे दिया क्या? टाइम। तो देखो आरसी किस चीज के बराबर है? टाइम के बराबर है। क्लियर होगी बात? अब ये जो टाइम कांस्टेंट है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? कौन से लेके फिर इसके यूनिट की तरफ जाता हूं। टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू RC। तो नंबर फर्स्ट ये है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेकिन कंडीशन रखो यहां पर, कौन सा कंडीशन? कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखें, अगर रेजिस्टेंस हाई हो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस कम है तो टाइम कम लगेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अपोजिशन ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा। तो जब अपोजिशन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट कम होगा। जब फ्लो ऑफ करंट कम होगा तो एनर्जी स्टोर्ड कम होगा, और जब एनर्जी स्टोर्ड कम होगा तो इसका मतलब ये कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम ज्यादा लेगा। सो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात? तो आर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टाइम इंक्रीज होगा, और आर हम डिक्रीज करते हैं तो टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। चार्जिंग का जो टाइम है वो डिक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? नाउ नंबर 2, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। लेकिन यहां पे कंडीशन रखो, रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। तो अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाऊं तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर कैपेसिटेंस कम रखूं, कैपेसिटी कम करूं तो टाइम भी कम लगेगा उसको चार्ज करने के लिए, उसको चार्ज करने के। सपोज करें, देखो मैं यहां पे एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं एक ग्लास ले लूं और इसको मैं पानी से भर दूं तो ये टाइम ज्यादा लेगा। अगर मैं एक वाटर कूलर ले लूं, कैपेसिटी में बढ़ाऊं तो वो ज्यादा टाइम लेगा, तो वो ज्यादा टाइम लेगा भरने में, और ये कम टाइम लेगा। क्यों? इसका कैपेसिटी कम है और वाटर कूलर का जो कैपेसिटी है वो क्या है? ज्यादा है। तो जब आप कैपेसिटी यहां पर इंक्रीज करते हो तो टाइम जो चार्जिंग है वो इंक्रीज होगा, और जब कैपेसिटी डिक्रीज करते हो तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी डिक्रीज होगा। शर्त क्या रखना है? रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये आगे डिपेंडेंसी। नाउ अब यहां पर देखिए, R इज इक्वल टू T इज इक्वल टू RC। यूनिट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ओहम, कौन से देखिए, ओहम इनटू फेराड, ये हमें क्या देता है? सेकंड देता है। ओहम इनटू फेराड ये आपको क्या देता है? सेकंड देता है। क्लियर होगी बात? अब इस टाइम कांस्टेंट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, कौन से देखे, T इज इक्वल टू R की जगह ये वैल्यू में लगाता हूं V डिवाइडेड बाई I, तो मैं लिख सकता हूं VC डिवाइडेड बाई I। तो इसका जो सेकंड यूनिट होगा वो क्या होगा? वोल्ट इनटू फेराड डिवाइडेड बाई एम्पेयर। ये आपको क्या देता है? सेकंड देता है। क्या देता है? सेकंड देता है। या इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह, T इज इक्वल टू R को मैं अपनी पॉइंट पे, अपनी जगह पे रखता हूं, और C को चेंज करता हूं। C की जगह लगाता हूं Q डिवाइडेड बाई V। देखो R Q डिवाइडेड बाई V, तो यूनिट भी चेंज हो गया। क्यों? R का जो यूनिट है वो है ओम, कूलम डिवाइडेड बाई वोल्ट। ये आपको क्या देता है? सेकंड देता है। क्लियर हो रही है बात? या इसके अलावा अगर मैं इस तरह कहूं, जॉल फेराड डिवाइडेड बाई कूलम इनटू एम्पेयर, ये भी हमें क्या देता है? सेकंड देता है। अब मैंने यहां पर क्या किया है? ठीक है, कौन सा फार्मूला मैंने यूज किया
कि जिससे क्या आ गया, देखो T इज इक्वल टू, ये तो कुछ आएगा, वो फॉर्मूला कौन सा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि जॉन फेराड डिवाइडेड बाय कूलम इनटू एम्पेयर, ये कहां से आता है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्लियर होगी बात? तो सिंपल ओम मल्टीप्लाई बाय फेराड, ऐसा नहीं आ सकता कि द प्रोडक्ट ऑफ ओ, हाँ आ सकता है लेकिन ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ओहम एंड फेराड, ठीक है, तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन अगर इंडिकेट के टेस्ट में या ईटा दे रहे हो या नम्स दे रहे हो या एमसी के लिए आप अप्लाई करो, वहां पे वो टेस्ट दे रहे हो, तो चांस है कि ये आ जाए ओल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ओल्ट फेराड पर एम्पेयर गिव्स यू द सेम यूनिट एज डेट ऑफ डैश 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 या डायमेंशन ऑफ डैश डैश डैश। क्लियर हो रही है बात? तो ये T इज इक्वल टू आर सी है। अब यहां पे अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट? व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि बेस यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट क्या है, क्योंकि T इज इक्वल टू आर सी ए, तो इसका बेस यूनिट क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, सेकंड कमेंट करो कि what is the dimension of time constant? What is the dimension of time constant? बेस यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट क्या है? ये एक जगह पे आंसर दे दो, और दूसरा जो आंसर दे दो दूसरे कमेंट में वो दे कि what is the dimension of time constant? क्लियर होगी बात? तो ये आएगा T इज इक्वल टू आर सी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और भी पढ़ते। अब देखो T इज इक्वल टू आर सी है, ये इस तरह भी आ सकता है। देखो T इज इक्वल टू आर सी, तो R होगा T डिवाइडेड बाई सी, R होगा T डिवाइडेड बाई सी। अब ओम आपके तो उल्ट पर एम्पेयर से आता है, लेकिन ओम यहां से भी आता है। देखो ये हमें क्या देगा? सेकंड डिवाइडेड बाई फेराड, मतलब फेराड पावर -1 इंटू सेकंड, ये आपको क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है, ये आपको ओहम देता है। ये जगह देखे जरा, आ रही? ठीक है, फेराड पावर -1 इंटू सेकंड, ये किसके बराबर है? ओहम के बराबर है। फर्दर भी आप इसको लिख सकते हो इस तरह, देखो R इज इक्वल टू टाइम अपनी जगह पर, C की जगह ये वैल्यू लगाए Q बाई V, तो T तो Q बाई V, तो V ऊपर जाएगा, तो मैं यहां पर लगाता हूं, तो इसका यूनिट आ गया सेकंड वोल्ट पर कूलम। ये आपको क्या देता है? ओहम देता है। ये आपको क्या देता है? ओहम देता है। क्लियर होगी बात? नाउ इसको लास्ट यहां पे लिखवाता हूं, T इज इक्वल टू आर सी। अब फेराड आपको क्या देता है? देखो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई R, तो मैं लिखता हूं यहां पर कि फेराड ये बराबर है सेकंड इंटू ओहम पावर -1 या सेकंड इंटू मोह, क्योंकि ओहम पावर -1 ये किसके बराबर है? ये मोह के बराबर है, या सेकंड या मोह की जगह लिखो इस इंटू सेकंड, इस इंटू सेकंड। अब इस इंटू सेकंड क्या है? इस इंटू सेकंड क्या है? ये भी कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये जो इस मैंने यहां पर लिख दिया, मोह की जगह मैंने इस लगाया, तो ये इसका मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्लियर होगी बात? तो ये तो टाइम कांस्टेंट के बारे में था भाई, कि टाइम कांस्टेंट क्या है, किन चीजों पर डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द एमसीक्यूज यूनिट पे जो है वो किससे आते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया। फिर T इज इक्वल टू आर सी, आर पे पॉसिबल एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं, फिर T इज इक्वल टू आर सी, फिर सी पे जो पॉसिबल एमसीक्यू है वो इस तरह आ सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो टाइम कांस्टेंट यहां पर खत्म हुआ। नाउ यहां पे आ जाइए दोबारा अपनी इक्वेशन की तरफ, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस E पावर -T डिवाइडेड बाई आर सी।
चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। यहां पे देखिए, अगर T 1 RC के बराबर हो जाए तो Q कितना होगा? 63.3% ऑफ Q नॉट। अगर टाइम 2 RC के बराबर हो जाए तो Q कितना होगा? 84% ऑफ Q नॉट। अगर T 3 RC के बराबर हो जाए तो Q होगा 94% ऑफ Q नॉट। अगर T इज इक्वल टू 4 RC तो Q होगा 97% ऑफ Q नॉट। एंड टाइम T इज इक्वल टू 5 RC तो Q होगा कितना? 99.999% ऑफ Q नॉट, which is approximately equal to 100% of Q नॉट। मतलब after 5 time constant, a capacitor is fully charged. After 5 time constant, the capacitor is fully charged. क्लियर हो गई बात? अब यहां पे इसका अगर मैं ग्राफ आप लोगों को दिखा दूं, ये ग्राफ होगा यहां पे टाइम और यहां पे आ गया चार्ज। यहां पे आ गया 1 RC, ये 2 RC, 3 RC, 4 RC और 5 RC। सपोज करें ये इस तरह होता है, ऐसे। आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, 5 के बाद थोड़ा सा इसको मेरे याद है, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, और 5 के बाद ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा 5 के, क्योंकि यहां पे करंट 0 हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया था स्टार्ट में कि व्हेन अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज द करंट विल बी लो। लो का मतलब मिनिमम, मिनिमम का मतलब 0, क्योंकि रेजिस्टेंस इस टाइम क्या हुआ है? हाई हुआ है। तो अगर आप स्लोप देखें तो क्या देगा? डेल क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। चेंज नहीं आ रहा। किस चीज में चेंज नहीं आ रहा? चार्ज में चेंज नहीं आ रहा। सो 0 डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो स्लोप हमें क्या देता है? करंट देता है यहां पर क्यू बाई टी। ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी क्या है? आई है। तो करंट क्या हुआ यहां पर? करंट हो गया 0 आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट। दैट करंट विल बी 0, चार्ज विल बी 100%। 4 RC 97, 3 RC 94, 2 RC 84, 1 RC 63.3%। क्लियर हो गई बात? ये आ गया चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। नाउ द सेकंड वन इज डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग की समझ आ गई तो डिस्चार्जिंग यहां पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, discharging of a capacitor, discharging of a capacitor। so हम लिखेंगे एक टाइम t इज इक्वल टू 0। इनिशियली बात करते हैं, चार्ज कितना होगा? मैक्सिमम होगा। चार्ज कितना होगा? मैक्सिमम। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0। अब कैपेसिटी फुली चार्ज हो गया तो हमने वोल्टेज को डिस्कनेक्ट किया। जब डिस्कनेक्ट किया तो उसमें जो चार्ज है वो क्या है? वो फुल है। अब डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में या ऐसा इससे क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। इसके लिए जो इक्वेशन का इस्तेमाल हम करते वो क्यों है? क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर
माइनस टी डिवाइडेड बाई आर से। यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जवाब लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अक्सर मैं क्वेश्चन पूछता हूं और आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं बताते, तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। आपने जो नोट किया है वहां पे क्वेश्चन, आपने वहां पे जो आंसर लिखा है तो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में वो आंसर लिखा करें कि मैं उसको देखूं और उसके बाद आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दूं कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर होगी बात। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 आरसी पर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कितना होगा। 1 आरसी पर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कितना होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं समझाता हूं। शाबाश। यू हैव ओनली 10 सेकंड्स। आफ्टर 10 सेकंड मैं खुद यहां पे आंसर बताऊंगा। 10 सेकंड में आप लोग आंसर बता रहे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 10 सेकंड बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो आंसर है गलत है या सही है। काउंटडाउन शुरू है, 5 सेकंड गुजर गए। फिजिक्स में ये टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाता है, खत्म हो गया टाइम। अब यहां पे देखो, बात याद रखो, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, इसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या है, सेम। अगर 1 आरसी पे 63.3% चार्ज होता है तो आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग भी इतना ही होगा। कितना रहेगा, कितना बच जाएगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 आरसी क्यों बच जाएगा। अगर ये 63.3% है तो ये होगा 36.7% ऑफ क्यों नॉट। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 1 टाइम कांस्टेंट के बाद ये 36.7% है, मतलब एक टाइम कांस्टेंट में इतना डिस्चार्ज हुआ। इतना डिस्चार्ज नहीं हुआ, इतना बाकी रह गया 1 टाइम कांस्टेंट के बाद। जब इतना बाकी रह गया 100% में से, इसको माइनस करें, आ जाएगा 63.3%। तो एक टाइम कांस्टेंट में 63.3% डिस्चार्ज हो गया। क्लियर होगी बात। नाउ व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 2 आरसी, तो क्यों कितना होगा, यहां पर 84% है, कितना बच गया, 16% ऑफ क्यों नॉट। टी इज इक्वल टू 3 आरसी, यहां पर कितना है, 94% है, यहां पर होगा 6% ऑफ क्यों नॉट। टी इज इक्वल टू 4 आरसी, क्यों कितना होगा, 97% है, तो ये होगा 3% ऑफ क्यों नॉट। यहां पे टी इज इक्वल टू 5 आरसी, क्यों कितना है, यहां पे 99.99999% है, तो यहां पे 0.0000001% ऑफ क्यों नॉट, which is approximately equal to 0। ये आ गया डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कैसे होते और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर किस तरह होता है, एमसीक्यूज कैसे आते, ये सब कुछ मैंने यहां पे आप लोगों को समझा दिया, लिखवा दिया, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक शॉर्ट रिव्यू मैं बनाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। चार्ज से लेकर कैपेसिटर तक एक ही शॉर्ट पे सिर्फ ट्रिक समझाऊंगा। उसमें एमसीक्यूज नहीं होगा, उसमें फर्दर डिस्कशन नहीं होगा कि इसमें एमसीक्यूज कैसे आते, इसमें एमसीक्यूज कैसे आते। जो फार्मूला शीट है कि चार्ज से लेकर कैपेसिटर तक, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग तक जितनी भी फार्मूले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो एक वीडियो में आप लोगों को लिखवाऊंगा, बताऊंगा। इसमें जो ट्रिक्स है वो भी लिखवाऊंगा। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।